हाँ, तो हम पढ़ रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ, उसके अवस्था को कैसे सूचित करते हैं। जैसे सपोज जल है, जैसे अभिक्रिया में जल है तो जल के लिए हमारा एल सूचित होता है। जल के लिए क्या लिखते हैं? एल। ठोस अवस्था में तो एस सॉलिड, जल के लिए एल लिक्विड, ठोस अवस्था में सॉलिड एस, और गैस अवस्था में गैस। अर्थात एक्स और वाई, एक्स लिक्विड और वाई ठोस। तो इसको, और अगर इन दोनों का ठोस और गैस का जल और गैस जो आपस में मिलकर एक ठोस गैस का, जल गैस का मिश्रण बनता है, उसको अवक्षेप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवक्षेप। इसको एक क्यू से सूचित किया जाता है, बड़ी ए और छोटी क्यू। तो इस प्रकार अब इसको, इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स जो कि जल था एल से, और इसको छोटी ब्रैकेट से घेर के लिख देंगे, प्लस वाई जो कि ठोस था एस, और इन दोनों के पश्चात जो हमारा अभी प्रतिफल बना है एक्स और वाई, यह कैसा था? अवक्षेप के रूप में, इसलिए इसको ए क्यू के रूप में लिख देंगे। यह हुआ हमारा रासायनिक अभिक्रिया अवस्था के साथ, अर्थात एक्स जलीय अवस्था, वाई ठोस अवस्था, और उसके बाद बनने के पश्चात एक्स वाई ए क्यू के रूप में, अर्थात अवक्षेप के रूप में, गाद जिसको बोलते हैं, बैठ गया। तो यह था हमारा जल और यह था हमारा ठोस, वो दोनों के बाद बनने के बाद यह हमारा अवक्षेप प्राप्त हुआ, जिसको गाद हम लोग बोलते हैं। तो इस प्रकार हम समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और इसके अभिकारक कौन होते हैं, प्रतिफल कौन होते हैं, और उसमें जो बीच में जो तीर चिन्ह होता है, या जो तीर चिन्ह होता है, यह क्या प्रदर्शित करता है। इसी में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक चूँकि आप आगे कक्षा में जैसे जाएंगे तो उत्प्रेरक का आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम चर्चा के रूप में जानेंगे कि उत्प्रेरक वह कारक होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देता है। रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देने वाले कारक को उत्प्रेरक कहा जाता है। समझ गए? उत्प्रेरक एक ऐसा कारक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, किंतु स्वयं का कोई उपस्थिति प्रतिफल में नहीं दिखाता है। जैसे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तो वह भाग लिया, लेकिन वह प्रतिफल में अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। अपना प्रभाव दिखाता है कि जबकि वह अपना उपस्थिति नहीं दिखाता है। जैसे सपोज दैट राम और श्याम, राम श्याम दोनों मित्र हैं। यहाँ इसका संबंध कैसा है? मित्रता का। और एक मोहन इसके बीच में आ गया। कौन आ गया? मोहन। अब मोहन का नेचर क्या है, मोहन का प्रकृति क्या है कि राम और श्याम के बीच झगड़ा लगा देता है, राम और श्याम के बीच चुगली कर देता है। तो अब जो राम और श्याम का इधर है, राम प्लस श्याम के बीच में जो संबंध हो जाएगा, कैसा हो जाएगा? शत्रुता वाला। अर्थात यहाँ पे क्या हुआ? मोहन हुआ हमारा उत्प्रेरक। मोहन क्या हुआ? उत्प्रेरक। तो मोहन जो है, मोहन यह अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देता है। मोहन का काम क्या था? इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच घुसकर इन दोनों के नेचर को परिवर्तित कर देना। अर्थात इधर जो अभिकारक में था और उसके प्रतिफल में परिवर्तित अवस्था में कर देना। जैसे मोहन था यहाँ और राम श्याम, राम श्याम आपस में दोस्त था,
मोहन बीच में आ गया, मोहन इन दोनों के बीच में चुगली कर दिया, चुगली करने के बाद और राम श्याम के बीच, जो राम श्याम है, राम श्याम के बीच में झगड़ा हो गया। अर्थात पहले मित्रता का संबंध था, इन दोनों के बीच में मोहन आ गया, मोहन इन दोनों के रिश्ते को खराब कर दिया और उसका बीच में रिश्ता कैसा हो गया, शत्रुता का। तो इस प्रकार मोहन उत्प्रेरक का काम करता है। यहाँ हमको देखने के लिए मिला कि मोहन तो अभिक्रिया में शामिल हो रहा है, लेकिन मोहन का यहाँ उपस्थिति कुछ भी नहीं है। इससे समझ में आता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देता है, उसी को कहा जाता है उत्प्रेरक। इसको और दूसरे तरीका से समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को आपस में मिला देने के पश्चात जल बनता है हमारा। क्या बनता है? जल। लेकिन केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिला देने से जल नहीं बनेगा। अगर बनेगा भी तो बहुत साल लग जाएगा, करोड़ों साल लग जाएगा। इन दोनों को आपस में रख देंगे साथ में ना, बहुत देर लग जाएगा, बहुत दिन लग जाएगा जल बनने में। तो उसी चीज़ को हमको जल्दी से बनाने के लिए यहाँ एक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लेटिनम क्या होता है। तो यह जो प्लेटिनम दिए, यह क्या करता है, इन दोनों के जो बीच अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया के दर को तीव्र कर देता है। तीव्र करने के बाद हमारा जल का निर्माण होता है। तो यहाँ Pt जो हुआ प्लेटिनम, यह हमारा क्या हो गया, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक का परिभाषा यही हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देना ही उत्प्रेरक कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाना या बढ़ाने वाले कारक को उत्प्रेरक कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग उत्प्रेरक समझ गए। तो आगे हम लोग और पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। तो अभी तक हम लोग रासायनिक अभिक्रिया समझ चुके हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को ही संकेतों या सूत्रों के रूप में जो लिख दिया जाता है उसी को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे इसको लिखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हमारा अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? जल। यहाँ पीटी हमारा कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ था, ऑक्सीजन यहाँ था और यहाँ जल बना। इसी को सूत्रों या संकेतों के रूप में, जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या हुआ? H2, ऑक्सीजन का संकेत क्या हुआ? O2, और हमारा जो जल बना वह क्या हुआ? H2O। तो यह जो था यह था रासायनिक अभिक्रिया हमारा, यह भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ। लेकिन इसी चीज़ को सूत्रों या संकेत के रूप में लिख दिया, यह हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण समझ गए। तो रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का ही रूप है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों या संकेतों के रूप में लिख दिया, यही हो गया हमारा रासायनिक समीकरण। अब हम लोग समझेंगे कि रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें यहाँ हमें एक चीज़ देखने के लिए मिलता है कि यहाँ हाइड्रोजन 2 था, ऑक्सीजन 2 था, यहाँ हाइड्रोजन 2 था लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो इन चीज़ों को बराबर करने के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। तो एक चीज़ हम समझेंगे, समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। इसका एक टर्म आता है द्रव्यमान
संरक्षण का सिद्धांत, इसको समझेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। हम लोग समीकरण को संतुलित इसलिए करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम पालन हो सके। अब इसका नियम क्या कहलाता है? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के परमाणुओं की संख्या तथा अभिक्रिया के पश्चात जो हमारा प्रतिफल बनता है या प्रतिफल अथवा उत्पाद बनता है, इसके परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला प्रतिफल अथवा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। इसी नियम को संतुष्ट करने के लिए द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, इसी नियम को संतुष्ट करने के लिए हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले प्रतिफल दोनों के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। जैसे यहाँ अगर x एक ठो है, यहाँ भी x एक ठो होना चाहिए। यहाँ अगर y एक ठो है, यहाँ भी y एक ठो होना चाहिए। ठीक है, यही होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को संतुष्ट करने के लिए, इसी नियम को संतुष्ट करने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के नियम को संतुष्ट करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के नियम को संतुष्ट करने के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। आपके प्रश्न में आता है, परीक्षा में प्रश्न आता है कि समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो इसका उत्तर यही होगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के नियम को संतुष्ट करने के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। और हम लोग अभी पढ़े द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत का नियम ये था कि अभिकारक के परमाणुओं की संख्या और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए। और इसी नियम को संतुष्ट करने के लिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। अब समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक चीज़ सीखेंगे, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। जैसे समीकरण को संतुलित करने के लिए सिंपल समझ लिए, H2 है, O2 है, इधर हुआ H2O। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले हीट एंड ट्रायल मेथड के नियम से हम लोग चलेंगे और इसमें देखेंगे कि ये जो तीर चिन्ह है, इस तीर चिन्ह के बाएं तथा दाएं जो चीज़ें हैं उन दोनों की संख्या बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग इसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले समीकरण के यह हो गया आपका बायां पक्ष, बायां भाग, यह हो गया दायां पक्ष, दायां भाग। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे संतुलित करने के लिए बायां और दायां का मेथड से उपयोग करेंगे। जैसे हम सबसे पहले लिख देंगे कि हमारा ये पूरे समीकरण में, पूरे रासायनिक समीकरण, पूरे रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है। जैसे हाइड्रोजन भाग ले रहा है, ऑक्सीजन भाग ले रहा है, ये दो ठो भाग ले रहा है। तो अब देखेंगे कि एक इधर लिख देंगे बायां और इधर लिख देंगे दायां। ये जो तीर चिन्ह है, तीर चिन्ह के बाएं में हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? यह भी 2 है। दाएं पक्ष देखिए, हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है।
तो हाइड्रोजन तो हमारा दोनों तरफ बराबर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, अर्थात बाएं पक्ष भी 2 हाइड्रोजन, दाएं पक्ष भी 2 हाइड्रोजन। इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि अभिकारक में भी 2 हाइड्रोजन और प्रतिफल में भी 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो हमारा ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, अर्थात अभिकारक में 2 है और प्रतिफल में 1 है। तो इसी को हमको आपस में बराबर करना है, यही बराबर करना ही संतुलित समीकरण होता है। जैसे यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए हम लोग गुणा अथवा भाग का उपयोग करेंगे। केवल गुणा और भाग, प्लस माइनस का यूज नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। तो गुणा भाग करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ कितना, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, यहाँ कितना है 1 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी, यहाँ 2 ऑक्सीजन। इन दोनों को आपस में बराबर करने के लिए 1 को 2 करने के लिए यदि हम 1 को 2 से गुणा कर देते हैं तो हमारा यह बराबर हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि हम जो गुणा किए हैं वह किस चीज़ को गुणा किया और किस पक्ष में गुणा किए हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के दाएं भाग को 2 से गुणा किए हैं, ऑक्सीजन के दाएं भाग को 2 से गुणा किए हैं। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ है और गुणा करने के लिए हम इस संपूर्ण जो यौगिक प्राप्त हुआ है या जो पूरा यौगिक प्राप्त हुआ है, ये पूरे यौगिक को हमको गुणा करना पड़ेगा। अगर यह अलग अलग है नहीं है तो इसको पूरे से गुणा करना, अगर अलग अलग रहता तो केवल ऑक्सीजन को गुणा कर देते, लेकिन यहाँ सब एक साथ है, तो एक साथ है तो इसीलिए इस सब को गुणा करना, यहाँ यानी 2 से हम पूरे को गुणा कर दें। एक चीज़ ध्यान रखना यह है कि कभी कभी आपके मन में आ सकता है जैसे ऑक्सीजन में हम 2 से गुणा किए दाएं पक्ष में, तो यहाँ हम 2 से 2 लिख सकते थे, 2 गुणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी गुणा करना है इसके बाहर से गुणा करना है, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ जैसे हम इसको पूरे 2 से गुणा किए तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 2 ठो इधर हो गया और इधर भी 2 ठो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का संख्या यहाँ क्या हो गया, 4। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। समझ रहे हैं, स्टेप वाइज समझिए। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। अब अगर दाएं पक्ष में 4 हो गई तो हमको बाएं पक्ष में भी 4 करना होगा, और बाएं पक्ष में 4 करने के लिए हम पहले ही बताएं आपको गुणा मेथड लगाना है। अब देखिए यहाँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, इसलिए यहाँ हमको दिक्कत नहीं होगा। तो इस 4 माने ये 4 जो है, इस 4 को ये भी 4 होना चाहिए, यानी इसको 2 से 4 बनाने के लिए हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से किसको किया, हाइड्रोजन को, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार समीकरण जो हमारा प्राप्त हुआ 2H2 + O2 तीर चिन्ह 2H2, यह हो गया हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आया। तो इसी प्रकार हम बहुत सारे संतुलित रासायनिक समीकरण का अभ्यास कराएंगे आपको, बहुत सारे संतुलित रासायनिक समीकरण हम बताएंगे। उदाहरण के तौर पर एक और हम लेते हैं, उसको समझिए, और वह लेंगे हम थोड़ा इससे बड़ा लेंगे, और उसको समझने से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना लगभग समझ जाएंगे।